नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे पहले शो जनता की आवाज के दूसरे एपिसोड में। तो आज हमारे साथ एक ऐसी साधारण नर्स है जिनके छोटे छोटे प्रयासों ने उन्हें असाधारण बना दिया है। इनकी उपलब्धियों पर ध्यान देते हुए मेरे को लिस्ट बनानी पड़ी, तो आइए उस लिस्ट पर थोड़ा गौर करते हैं। 26 जुलाई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन्हें कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला, जिसके बाद प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड महिला प्रशक्ति संस्थान द्वारा दिया गया। 2020 में इन्हें नेशनल लीडरशिप अवार्ड मिला। साथ ही साथ इन्हें फेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में दिल्ली में दिया गया। 2016 में अमर उजाला उत्तराखंड रत्न अवार्ड इन्हें मिला, जिसके बाद स्वच्छता कैंपेन में 2016 में जुड़ने के बाद डीएम द्वारा इन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तराखंड द्वारा प्राष्टि पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया गया 2021 में। इसी के साथ इन्होंने डीडी न्यूज में अपना एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने लोगों को स्वच्छता के बारे में संबोधित किया। तो ऐसी उपलब्धियों के बाद भी ये जमीन से जुड़ी हस्ती अगर हमारे साथ बैठी है तो वो सिर्फ सतर्क भारत के माध्यम से। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मेरा सवाल इसी से शुरू होता है कि आज के समाज में भी लड़की पैदा होना एक बोझ मानते हैं, और एक लड़की होते हुए आपने समाज को फेस कैसे किया और इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की, और आप उन माता पिता और समाज को क्या कहना चाहेंगे जो बेटियों को आज भी बोझ समझते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक शिक्षक की बेटी हूँ, तो हमारे पिताजी ने हमारे बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे भाइयों को जैसे एजुकेशन दी वैसे ही हम बहनों को दी। तो इसीलिए मैं सर्विस में आई और मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं इसी वजह से मैं बेटियों के लिए भेदभाव करते हैं, खान पान संबंधी पालन पोषण में भेदभाव या एजुकेशन में भेदभाव या हर तरह से उनको भेदभाव करते हैं, जिस वजह से हमारी बेटियां पीछे रह जाती हैं। आज हमारी बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, आगे पुरुषों से कंधे मिलाकर चलना चाहती है। शिवांगी जी देखिए फाइटर विमान उड़ा रही हैं। हमारी कल्पना चावला जी जिन्होंने अंतरिक्ष में जो है यात्रा की है, आज हम बेशक वो हमारे बीच नहीं है। बछेंद्री पाल को आप ले लीजिए, हमारी क्या कहते हैं किरण बेदी जी को ले लीजिए, या हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, या हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रथम भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को ले लीजिए, प्रथम गवर्नर महिला सरोजिनी नायडू को ले लीजिए, या अनेक हर क्षेत्र में हमारी प्रशासनिक सेवाओं में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आर्मी में, पुलिस में, हर क्षेत्र में महिलाएं जब पुरुषों से कंधे मिलाकर चल रही हैं, बराबरी कर रही हैं। आज बेटियों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में परचम लहराया है। यूपीएससी में हमारी टॉपर तीनों बेटियां ही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बेटियों से भेदभाव अब नहीं करना है, कभी नहीं करना है। उनको आगे बढ़ना चाहती बेटियाँ और पंख लगा रही हैं, उन्हें उड़ने दीजिए। कहीं पर उनको रोक टोक नहीं करनी है, उनको एजुकेशन में बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। यही मैं कहना चाहती हूँ, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को सब जगह बराबर भागीदारी करनी है, तभी देश का विकास होगा, राष्ट्र का। तो मतलब महिलाओं को बराबरी पे रखना है, जी। आप ये कहना चाहती हैं। तो वैसे तो सरकार ने आपको कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया है, एक टाइटल दिया है कोरोना वॉरियर का, पर अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं तो आपके लिए आपका सबसे बड़ा टाइटल क्या है और वो क्यों है? सबसे बड़ा टाइटल मेरा मैं एक नर्स हूँ। हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारी माँ है, जिन्होंने नर्सेस को इतना सम्मान दिया है, उन्होंने समाज में युद्ध के समय जो रोगियों की सेवा की है। हमारी मदर टेरेसा है। एक माँ का रोल सबसे अच्छा है, और उसके बाद जो है नर्सेस का है, एक टीचर का है, एक बहन का रोल है। सब
अपनी जगह पर माँ का है, बहन का है, भाभी का है। हर क्षेत्र में महिला का जो रोल है सबसे अहम रोल है उसमें। हर रोल के, हर टाइटल का मैं सम्मान करती हूँ। जिस टाइटल में भी है, एक पत्नी के रूप में पूरा घर चलाती हैं, तो हर शिक्षिका के रूप में, हमारी कलेक्टर मैम थी यहाँ पे, हर क्षेत्र में महिला का जो टाइटल जो जहाँ पे है वो वहाँ पे सम्माननीय है, सम्मान के लायक है। बहुत खूबसूरत। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 साल पहले वाली दीपा जोशी में और आने वाले 5 साल बाद वाली दीपा जोशी में क्या अंतर है और क्या अंतर रहेगा? वर्ष 2016 में 12 मई को मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेशनल अवार्ड प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली में हुआ था, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे दिया गया। उसमें मेरा स्वास्थ्य के साथ जो मैं समाज सेवा में जो छोटे छोटे प्रयास मैं करती थी, महिला सशक्तिकरण के लिए, मैं बेटी बचाओ के लिए जो मैं लगी रहती हूँ, तो उस पे मुझे सम्मान मिला। उसके बाद में लगातार उसी में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हूँ। तो आगे चल के अभी जब तक मेरी सर्विस है, सर्विस में कर रही हूँ, आगे चल के महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कार्य करना चाहती हूँ। एजुकेशन की जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे उनके लिए जो मलिन बस्तियों में कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे कूड़ा उड़ा बीनते हैं, वो लोग स्कूल नहीं भेजते, उनके लिए एजुकेशन के लिए जागरूक करना चाहती हूँ। और आगे चल के जो नीडी महिलाएं हैं, कहीं पर भी उनको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। ये मेरा जो मेरा अपना संकल्प है वो मैं पूरा करूँगी। तो सेवा का भाव रखती हैं आप। तो अगर मैं पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है जीवन में? मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी माँ है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है वो, उससे मैं कभी कहीं पे भी हार नहीं मानती हूँ। स्ट्रगल मेरी लाइफ में भी है, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, कार्य करते हैं, और अभी देखिए हमारी माँ ही मेरी प्रेरणा है, जिन्होंने हमें ये संघर्ष करना सिखाया। हमारी जो फाउंडेशन जो डाली है, जो बुनियाद है स्टार्टिंग से, कहीं पे भी हमें कमज़ोर नहीं करती है। दूसरों के लिए उसके लिए जो मोटिवेशन उनका रहा है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आगे हम वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, वो भी मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनका जीवन जो मैंने अभी पढ़ा है, स्टडी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी महिलाएं और ये जो समाज के लिए जो कार्य कर रही हैं और आगे अपना विकास भी कर रही हैं, और देश के विकास में जो अपना योगदान दे रही हैं, वो सब मेरे लिए मोटिवेट करती हैं। एक माँ जो है अपने बच्चे का विकास करते हैं, बच्चे को अच्छा बनाती है, तो इसलिए मैं अपनी माँ से ज़्यादा मोटिवेट हूँ। आप महात्मा गांधी जी की माँ का ही रोल ले लीजिए, या छत्रपति शिवाजी की माँ का रोल ले लीजिए, जिन्होंने अपने बच्चों को इतना महान बनाया है। इसलिए माँ तो माँ है जो महान है। तो मतलब जननी से प्रेरित हैं आप। तो आपके जीवन में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानती हैं? अगर मैं किसी फील्ड में भी हूँ, वहाँ पे लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं। जो मैं अगर मेरा मान लीजिए, जो भी मैं कार्य, जिस फील्ड में भी मैं कार्य कर रही हूँ, अगर मैं अपनी कोई बात जनता के सामने रखती हूँ तो वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जिस फील्ड में भी, जहाँ पे भी जो भी दायित्व सौंपा जाता है, उसे हम डेडिकेशन से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, समय देते हैं, अच्छे से उसको करते हैं, तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मतलब जनता आपकी सुनती है, जनता आपको समझती है, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। अगर हम काम कर रहे हैं, वहाँ से फीडबैक नहीं आए, तो इसका मतलब हमारे में कुछ कमी है, हमें सुधार की आवश्यकता है। ज़रूर। एक साधारण व्यक्ति के तौर पर समाज सेवा, मतलब नर्सिंग और जो लोगों की सेवा होती है, उसके अलावा आप क्या करना पसंद करती हैं? मेरा कभी कभी मैं म्यूजिक सुन लेती हूँ, और थोड़ा अपना फैमिली को टाइम देना। जो मेरा 2 बेटे हैं मेरे, और
समाज सेवा तो मेन है मेरा, वो तो मेरे जो है जीन में है। फादर भी मेरे टीचर थे। टीचर होने के साथ साथ उन्होंने जो गरीब बच्चे होते थे उनकी हेल्प करते थे, वो एजुकेशन देने में, वो सब उनसे ही मुझे मिला है। तो आगे यही है, महिला के लिए एक फैमिली सबसे पहले है, अपना जो दायित्व है वो है, उसके अलावा जो हट के जितना समय मिलता है, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के लिए हमें जो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी पूरा करना है, यही सब। तो फैमिली टाइम को आप मतलब मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की पीढ़ी में किन चीज़ या बदलावों की ज़रूरत है जिससे वो अपने हेल्थ और अपने मेंटल जो फिजिक है उस पर ध्यान दे पाए। सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ही जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय से उसकी अच्छी, माँ को अच्छा आहार लेना, अच्छा वातावरण लेना, अच्छी बुक्स पढ़ना, जो भी मूवी भी अगर देख रहे हैं, क्योंकि उससे प्रभाव पड़ता है बच्चे के जीवन पे। और माँ भी अगर आस्तिक रहती है, अगर अच्छी चीज़ें देखती है तो वो भी पॉजिटिव रहती है। हम जिस तरह की चीज़ें देखेंगे, जैसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, उसका असर हमारे पे भी पड़ता है। फिर उचित खान पान है, एक माँ को समय से अपनी जांचें कराना, समय से अपने टाइम टू टाइम उसको भोजन लेना, टाइम पर उसको आराम करना, ये सारी चीज़ें उसके लिए वो करनी होती है। उसके बाद अपना जो डिलीवरी कराना है उन्हें सरकारी अस्पताल में या जो है संस्थागत किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा अपना प्रसव कराना है उनको। उसके बाद बच्चे की अच्छी देखभाल करनी है। फिर उसके विकास में पूरा उसको जब माँ बन जाती है उसका सबसे पहला ये दायित्व है अपने बच्चे पे ध्यान दें, उसके विकास पे ध्यान दें, उसके शारीरिक मानसिक हर तरह से उसके विकास पर वो ध्यान दे। साफ सफाई, हाइजीन पे ध्यान देना है, ताकि बच्चे को अगर हम वो हाइजीन से रहेगी, हैंड वॉश प्रॉपर करके अपने बच्चे को फीड कराएगी, या तो बच्चा बार बार बीमार नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ेगा। और उसके अलावा समय समय पे उसको वैक्सीन लगाना है ताकि उसको बीमारियों से रोकथाम हो सके। ये और उसके अलावा बच्चे को एक माँ ही जो है प्रथम गुरु होती है, प्रथम टीचर होती है। तो बच्चे पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि ये एज है बच्चे की, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो या तो बच्चा शरीर से कमज़ोर होता है या किसी तरह से वो कमज़ोर होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। और उसके अलावा फिर जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं 10 साल के बाद, जब किशोरावस्था में आती है, कुछ चेंजेस आते हैं, उनको अपनी बेटी को बिल्कुल अपना एक फ्रेंड बना के बिल्कुल उस तरह टुगेदर उसको रहना है, जिससे माँ अपनी बेटी अपनी घर से बाहर निकलती है, कई तरह से उसको प्रॉब्लम्स कहीं फेस करने पड़ते हैं। अगर वो फ्रेंडली रहेगी तो बेटी भी उसके साथ जो है अपना दुख सुख शेयर कर पाएगी, और उससे क्या होगा, माँ को पता चल जाएगा बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ये सब, तो वहाँ पे वो उसको ठीक कर सकती हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और बेटा भी है, कुछ बेटे जब बड़े होते हैं, जब किशोरावस्था में जाते हैं, तो उस एज में कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता, उनके अंदर चेंजेस आते हैं। लड़कियों में भी चेंजेस आते हैं, शारीरिक चेंजेस आते हैं, उसके अलावा उनके अंदर भावनात्मक चेंजेस भी आते हैं। तो मम्मी पापा का ये दायित्व होता है अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, उनको बताएं, क्योंकि वो उस स्टेज से निकल चुके होते हैं। तो इसलिए उस पे ज़्यादा फोकस करना, किशोरावस्था पे ज़्यादा फोकस करना है, उनके खान पान पे, उनकी बातों पर, उनके साथ क्या चीज़ की उनको ज़रूरत है, क्या उनकी जिज्ञासाओं को देखना है, ये ज़रूरी है, ताकि उनका अच्छा शारीरिक मानसिक विकास हो सके और किसी तरह के सस्पेंस में वो बच्चे ना रहें। जैसा कि कोविड महामारी जब चल रही थी तो उसके दौरान लोग वैक्सीनेशन से डरे हुए थे, घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, अस्पताल जाने पे भी डर ही रहे थे। तो आपने उन्हें कैसे कन्वेंस किया कि वो वैक्सीनेशन लगवाए और अस्पताल आए, या फिर ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में तो काफ़ी अवरोध था। मुझे तो
मैं तो 30-35 गाँव में गई हूँ जहाँ लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। मैं उन्हें गई, मैंने उनको बुलाया, समझाया, डिसएडवांटेज बताए। वैक्सीन लगाने से उनको ये फ़ायदा होगा, कोरोना नहीं होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो इनको ये लाभ होगा, बीमार होंगे, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, पैसे ही खर्च होंगे, बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी उनको डिसएडवांटेज और वो सारी चीज़ें बताई, उनको समझाया। लोग माने बात को। वैक्सीनेशन का हमने टारगेट जितना हमारा था हमने सब पूरा किया उसको। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत थी, लोग डरते थे, कहीं ये बुखार आने से डरते थे या किसी को रिएक्शन होने का डर था, तो उनको समझाते चले गए। थोड़ा मेहनत तो की हम लोगों ने, बहुत समय दिया है। और 2016 जनवरी 2021 से अभी तक कंटिन्यू ड्यूटी चल रही है। संडे मंडे कुछ नहीं, कोई रविवार नहीं। 2 रविवार मेरी मदर की डेथ हो गई थी तो 2 दिन मैंने लीव ली है, बाकी लगातार कंटिन्यू ड्यूटी हो रही है। इसलिए कि अभी ये वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करना, लोगों को वैक्सीनेट करना है ताकि बीमारी से रोकथाम हो, लोग सुरक्षित सेफ रह सकें, इसलिए। तभी आपको कोरोना वॉरियर का उपाधि मिला है। 17 महीनों से मैंने सुना है कि आप लगातार काम कर रही हैं बिना एक छुट्टी लिए। तो आपके जीवन में क्या कभी ऐसा मोड़ आया है जब आप बहुत हताश हुई हैं, निराश हुई हैं, फिर आप उनसे कैसे बाहर निकली? हाँ, मेरे टाइम पे भी आया। एक बार मैं बीमार हो गई थी तो मेरा एक मेरा डायग्नोसिस रिपोर्ट ख़राब आई थी। वो रिपोर्ट गलत थी, मैं सही थी हेल्दी थी, लेकिन थोड़ा 10-15 दिन ऐसे लगा, उबरने में ही नहीं आया। मैं ठीक हो गई थी, मेरे डॉक्टर के पास गई तो मुझे लगा अब मैं तो बीमार हूँ, जाने लगी हूँ। तो इसलिए अब मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर मेरे को वो बीमारी होती तो मैं उस बीमारी से नहीं मरने वाली थी, मैं उस बीमारी के डर से चली जाती। इसलिए मैं जल्दीबाजी में एकदम से हुआ, लेकिन मुझे भगवान ने मेरी सुनी। मुझे कोई बीमारी नहीं निकली थी, मुझे मात्र टाइफाइड था, तो मैं ट्रीटमेंट से ठीक हुई। वो रिपोर्ट जहाँ से गलत हुई थी। आजकल क्या होता है, लोग कोई भी बीमारी होती है, कोरोना में भी यही हुआ। कोविड से कुछ डेथ हुई, कुछ लोग आइसोलेशन वार्ड में एडमिट थे, डर से भी कुछ डेथ हुई है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसलिए बीमारी के डर से भी हो जाता है, उससे थोड़ा निर्भीक रहना चाहिए, क्योंकि आधी बीमारियां हमको हमारी निगेटिविटी से आती हैं, जो इंसान आदमी ठीक नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, सब कुछ संभव है लेकिन डरना नहीं चाहिए। सारे ट्रीटमेंट संभव हैं, अपना उपचार कराएं और डरें नहीं। तो मतलब बीमारी से डरे नहीं, निडर होकर अपनी बीमारी का सामना करें। और वैसे मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। मैं स्वच्छ भारत मिशन में मैं जब काम कर रही थी, ओडीएफ करने के लिए काम कर रही थी, तो मैं 4 बजे गाड़ी स्टार्ट करके घर से निकल जाती थी, क्योंकि मुझे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाना होता था। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट होकर उतनी दूर जाती थी। वहाँ के प्रधान लोग, जो हमारी टीम थी, उनको मैं जगाती थी। मॉर्निंग में 5 बजे से हमें मीटिंग भी स्टार्ट करनी होती थी। एक दिन काफ़ी अंधेरा, फॉग था तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतने कोहरे में मैंने गाड़ी निकाली। मैं यहाँ पे ये जो 3 पानी डैम है, इसके आसपास बिल्कुल जब दिखाई नहीं दिया, वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े थे, मैंने वहाँ पे रोका। मैंने कहा दिखाई नहीं दे रहा, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी किधर जाएगी मेरी। तो वैसे मैं डरती नहीं हूँ। शाम को भी मैं 8-8, 9-9 बजे तक फील्ड से काम करके आती हूँ। महिला हूँ मैं। स्कूटी से भी मैं आती थी, इतने दूर से आती थी, 20-22 किलोमीटर चल के कहीं से भी मैं आती थी, घर आती थी। तो मुझे उतना डर नहीं लगता है। लेकिन अब बिल्कुल कोहरा है, उसमें डरना चाहिए, क्योंकि जब दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी गाड़ी किधर जाएगी, या कोहरे में जब कहीं कुछ नहीं दिखता है, ऐसी जगह जाने से डरना भी चाहिए। तो मैंने गाड़ी रोक ली थी। सेल्फ सेफ्टी में डरना चाहिए। हाँ, सेफ्टी अपने लिए जरूरी है। तो एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आज सतर्क भारत के आप चैनल पे बैठी हैं, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी कोविड बीमारी गई नहीं है, अभी भी है।
अभी वैक्सीन लगाने से कुछ लोग अभी बूस्टर डोज का, जब 18+ को बूस्टर डोज लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है, भारत सरकार ने अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अपने नज़दीक के सेशन साइट पे आके अपना वैक्सीनेशन करवाएं और लापरवाही नहीं करें। जहां 2 डोज लगवाई हैं, तीसरी डोज लगवानी, बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कोविड बिहेवियर अपनाएं, मास्क पहन के घर से निकलें, हैंड वॉश प्रॉपर करते रहें, साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है बार बार, और अगर ऑफिस में बार बार साबुन अवेलेबल नहीं होता तो अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। 2 गज की दूरी का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें। साथ में स्वच्छता, खाने पीने की जो है, इस समय बरसातें हो रही, डायरिया फैला हुआ है, स्वच्छ पानी पिएं, बासी भोजन ना करें और मौसम के फलों का सेवन करते रहें, जिससे जो है बीमारियों से जो है बचाव हो। जो बहुत दिन अधिक बासी भोजन जो नहीं करना चाहिए, घर का बना हुआ भोजन इन दिनों में करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर भरोसा होता है कि हमने अपने हाथ से बनाया, कैसा बनाया है। अभी के यहाँ पे एक गदरपुर के एक गांव में डायरिया हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी टीम काम कर रही है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी आपने दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी जनता को भी काफ़ी सारी जानकारी मिली, और हमारी जनता आगे भी आपसे प्रेरित होती रहेगी। तो ऐसे ही हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने सहयोगी जगजीत सिंह के साथ अलविदा लेती हूँ।